Hey everyone, welcome to all on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub and I am your educator शकुंतला गर्ग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये आपका जो पार्ट है ये आपका अकाउंटिंग के अंदर जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च जो है उसके अंदर जो है आपका चैप्टर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्यूटर जो है उसकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में उसको पढ़ा, फिर उनके जो इंटरलिंक्ड जो है वो आपस में वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगर हम कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर से जो अकाउंटिंग सिस्टम अगर फॉलो करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कैसे रहता है सब। तो देखिए, a computerized accounting system is an accounting information system that processes the financial transaction and event as per GAAP to produce report as per user requirement। एक computerized accounting system भी एक accounting information system ही है जो कि क्या करता है, आपकी financial जो transactions है और events है उनको GAAP के according जो है process करता है। GAAP आपका पता है ना, generally accepted accounting principles, उसके अकॉर्डिंग ही उनको फॉलो करते हुए ही वो रिपोर्ट बनाता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हर एक अकाउंटिंग सिस्टम जो है, अगर हम चाहे मैनुअल की बात करें या कंप्यूटराइज्ड, फर्क क्या है दोनों में? देखिए, मैनुअल का मतलब है जब आप हाथों से खुद से क्या बनाते हो, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। सो जब आप सब खुद से बनाते हो दैट इज कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? वही सब आप जो है बुक्स में नोट करने के बजाय आप जो है कंप्यूटर के अंदर उस सारा डेटा रखते हो, कंप्यूटर के अंदर अपने अकाउंट्स बनाते हो, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो दोनों ही अकाउंटिंग मतलब सिस्टम के अंदर इसके दो अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है कि दोनों को ही, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो या मैनुअल हो, दोनों को ही एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट के अंदर काम करना पड़ता है जिसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एंड दूसरा क्या है कि एक यूजर डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर को फॉलो करना दोनों के लिए ही जरूरी होता है, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड फॉर बोथ। ठीक है, तो अब बात आती है, अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर जो फ्रेमवर्क होगा ना, स्टोर करना और प्रोसेस करना डेटा को, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो फ्रेमवर्क होता है स्टोर करने का और प्रोसेस करने का डेटा को, उसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोला जाता है, जिसके अंदर हार्डवेयर और साथ साथ सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम कौन से हार्डवेयर को सेलेक्ट करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो जो हार्डवेयर का जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, कितने यूजर्स है उसको यूज करने वाले, सीक्रेसी लेवल कितना मेंटेन करना है, अलग अलग एक्टिविटीज जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर उनका नेचर क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है उनके बेस के ऊपर ही आप हार्डवेयर सेलेक्ट करते हो। और हार्डवेयर मैंने आपको बताया था ना, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर से अटैच्ड किए जाते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ यूजर्स, इसको यूज करने वाले 5 से 10 लोग हैं, तो क्या आप एक ही कंप्यूटर सिस्टम मतलब एक ही मॉनिटर दे दोगे 5 से 10 लोगों को? नहीं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी बेस पर आप जो है हार्डवेयर जो है वो सेलेक्ट करते हो। जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल भी लिया है, मान लीजिए जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और उनकी वैरायटी अगर स्मॉल होएगी, फिर तो क्या होगा, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसमें अगर स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। लेकिन वहीं अगर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरी फैक्ट्री ऑफिस सब जगह फैले हुए हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होगी बजाय कि सिंपल कंप्यूटर सिस्टम के। और उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बहुत जो है हाई लेवल के चाहिए, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे, जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इनको यूज़ किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसके बेस के ऊपर ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है उसको डिसाइड किया जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, कि उनको कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। अब मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये आपका बेस्ड होगा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर? आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे। कौन से कॉन्सेप्ट पे? आपका डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे। तो मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ड होगा आपका डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे। और डेटाबेस
तो डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात आती है कि होता क्या है। तो देखिए, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब क्या, सॉफ्टवेयर्स। उसका एक कंप्लीट सेट जो क्या करेगा, मैनेज करेगा और डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा एक अच्छे इफेक्टिवली तरीके से। और साथ ही साथ वो क्या करेगा, जो डेटा स्टोर किया गया है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के द्वारा, उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। दोबारा बता देती हूँ, डेटाबेस क्या होता है। ये एक सेट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो कि डाटा को ही मैनेज करेगा, डाटा को ही ऑर्गेनाइज करेगा एक अच्छे तरीके से, ताकि जो डाटा स्टोर किया हुआ है ना वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सके एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा। अब बात आती है आपकी, हर एक जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसके दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है उसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या, एक तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और दूसरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो है उसके वो क्या करता है, उसके अंदर सेट होता है एक प्रिंसिपल्स का, कोडिंग का एंड ग्रुपिंग स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग का। तो बेसिकली अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये के एक सेट होता है आपके प्रिंसिपल्स, कोडिंग एंड ग्रुपिंग स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि ब्लेंड होता है सुटेबली किसके साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के साथ। किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज, अब आती है कि अगर आप कंप्यूटर को किसी भी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन में यूज करोगे तो उसकी चार बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, आई नो आपको हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आए ना आए क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आपका कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, पोर्शन है, वो भी कवर हो रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप थोड़ा सा बस इसे सुनिए समझिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका यहाँ से हो जाएगा, एक या दो क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। सिर्फ इसको ध्यान से एक बार सुनने की जरूरत है आपको। ओके, तो इसकी चार बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए। सबसे पहले फ्रंट एंड इंटरफेस, बैक एंड डेटाबेस, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले फ्रंट एंड इंटरफेस। तो ये एक इंटरेक्टिव लिंक है, डायलॉग है किसके बीच में, यूजर और डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के बीच में, जिसके थ्रू यूजर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बैक एंड डेटाबेस को, मतलब उसे बताता है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन है जो कि परचेज ऑफ गुड से रिलेटेड है। ओके, तो उसे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग सिस्टम के साथ जब डील करोगे तो उसमें एक परचेज वाउचर के थ्रू ही डील करोगे। जो आपके पास वाउचर होगा, जो सोर्स एविडेंस है, उसी के थ्रू आप उसे डील करोगे कि आपके पास ये वाउचर है, मैंने ये सामान परचेज किया है इतने रुपए का, इतनी क्वांटिटी का। उसी को वो वही आपका कहाँ पर दिखेगा, आपके कंप्यूटर के मॉनिटर के पे ऊपर दिखेगा। किसके द्वारा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा। और जब आप उसे सिस्टम के अंदर एंटर कर दोगे ना तो वो जाके आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस। जो आपको दिख रहा है मतलब सामने, वही आपका पीछे स्टोर हो रहा है, वही आप आगे कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये आपका फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है, बैक एंड डेटाबेस में क्या होता है, ये वो डाटा स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि यूजर को नहीं दिखता। फ्रंट एंड के अंदर तो यूजर को दिख रहा था क्योंकि जो आपने दिया डाटा वही उसने आगे से दिखाया, तो यूजर को वो दिख रहा था। लेकिन बैक एंड डेटाबेस जो होता है वो आपका डाटा स्टोरेज सिस्टम है जो कि यूजर से छिपा हुआ होता है, और वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, यूजर के एक्सटेंट टू दी, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग, जो कि ऑथोराइज किया जाता है कि फिर इसको एक्सेस करेंगे। मतलब बेसिकली ये डाटा जो है ये हिडन होता है यूजर से, और सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट से रिस्पॉन्ड जरूर करता है। जो यूजर को चाहिए, अगर उसे ऑथोराइज चाहिए एक्सेस का तो वो उसे देगा, बट वो उसे दिखेगा नहीं। नेक्स्ट आता है डाटा प्रोसेसिंग। ये एक सीक्वेंस होता है एक्शन का, मतलब एक्शन की लिस्ट होती है जो कि टेक की जाती है ताकि डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और एक मीनिंगफुल डिसीजन लेने के लिए उसे यूज कर सके। रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये टोटल इंटीग्रेटेड सेट होता है ऑब्जेक्ट का जो कि मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसे रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो चार जो थी आपकी, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, डेटाबेस की। आगे चलते हैं, बात है कंपैरिजन करना है आपको मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर। एक्चुअली मैनुअल अकाउंटिंग क्या है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें आइडेंटिफाइंग की, आपको पता है ना सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, आइडेंटिफाई करना। तो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे वो दोनों में सेम तरीके से होता है, तो इसके बेस पर कोई कंपैरिजन नहीं होता। दोनों सेम तरीके से क्या करेंगे, आपके पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर तो हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज के बेस पर बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। यही करते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज के बेस पे बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस इसके अंदर जो एंट्री करते हैं वो एक वेल डिजाइंड अकाउंटिंग डेटाबेस के अंदर की जाती है और वहां पर जाकर ही वो स्टोर होती है। तो वो आपकी रिकॉर्डिंग वहां पर होगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग, हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो जो ट्रांजेक्शन्स आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हो उसको हम आगे क्या करते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, है ना। और फिर उसके बेस पर हम जो है अपने लेजर्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो अगर लार्ज लेजर अकाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जो स्टोर्ड ट्रांजेक्शन डेटा है ना उसको ही प्रोसेस किया जाएगा आगे, कि वो अपने आप क्या कर दे, क्लासिफाइड दिखा दे सारी आइटम्स को, ताकि उसी को ही हम एक रिपोर्ट की फॉर्म में आगे दिखा सके, ठीक है। तो इन शॉर्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सारे के सारे स्टेप आपके बहुत इजी हो गए, बहुत टाइम सेविंग हो गए। फिर बात आती है समराइजिंग की। समराइजिंग की बात करें तो अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर तो क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रोड्यूस करते हैं उसको समराइज करने के लिए, ठीक है, ताकि हम अलग अलग अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है उनको एक्सरटेन कर सके, उनका पता लगा सके। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर तो क्या होता है, जो ओरिजिनली जो स्टोर्ड ट्रांजेक्शन थे ना डेटा की, उसको ही आप प्रोसेस करते हो फर्दर, ताकि आप उसी के अंदर से जो है बैलेंसेस की लिस्ट जो है वो निकाल सको अलग अलग अकाउंट की, ताकि वो फाइनली आप जो है ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में दिखा दो। किस में दिखा दो, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में। इसके बाद में आपके आते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा आपका, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये एंट्रीज जो है ये की जाती है किस प्रिंसिपल्स के बेस पे, कॉस्ट मैचिंग रेवेन्यू प्रिंसिपल्स के बेस पे। और इन्हीं एंट्रीज को हम क्या करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस है वो उसी साल के रेवेन्यू के साथ जो जनरेट हुआ उसके साथ मैच कर सके, राइट। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जनरल वाउचर जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है और फिर हम उसको स्टोर करते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। लेकिन इसके अंदर कोई आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती कोई एरर या रेक्टिफिकेशन के लिए। हाँ, बस आपको क्या है कि एक एक एरर को छोड़ के जो रेक्टिफाई करना होता है वो क्या है, प्रिंसिपल का एरर। मतलब आपके जो रूल्स है वो इक्वली फॉलो होने चाहिए, दैट्स इट। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बेस पे, है ना। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये सब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टेटमेंट जो है अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिपेयर की जाती है डायरेक्टली उनको प्रोसेस करके, ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग द बुक। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के बाद में जो मैनुअल के अंदर तो क्या होता है, अकाउंटेंट्स को जो है अगली अकाउंटिंग पीरियड बनाना पड़ता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं आपकी एंट्रीज को रिवर्स करके उसको वो पोस्ट कर देते हैं क्लोजिंग के लिए। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो ईयर एंड प्रोसेसिंग जो है क्रिएट करना एंड स्टोर करना ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इन डेटाबेस, तो वो सब आपका डेटाबेस के अंदर ही होता है। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। अब बात आती है एडवांटेज क्या है लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला तो आपको पता है स्पीड, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो से बहुत कम टाइम लगता है ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग डाटा होगा ना वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा प्रोसेस होगा बजाय कि मैनुअली। एक्यूरेसी, अब अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो एरर की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल आप कह सकते हो ना के बराबर होती है जब तक यूज़र कोई गलती ना करे। लेकिन अगर मैनुअल में बात करें तो देखिए ह्यूमन बीइंग है,
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, किसी भी चीज़ में मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर से तेज नहीं चलता या कंप्यूटर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, राइट। तो अगर हम एरर की बात करें तो अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है, जबकि अकाउंटिंग एरर अगर मैनुअल में हो जाता है ना, और फिर आप अगर उसे बार बार पोस्ट कर देते हो, तो उससे क्या है, आप उसको, इसकी एक्यूरेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की बात करें अगर हम, तो देखिए कंप्यूटर आपको पता है कि टायर्ड नहीं होता, बोर नहीं होता, थकता नहीं है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो बजाय कि मैनुअल के। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो होते हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। जैसे एक बार आपने डाटा एंटर कर दिया, स्टोर कर दिया, उसके बाद में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होगी ना, वो अपने आप आपको रिपोर्ट्स के अंदर जो है प्रोड्यूस हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए अप टू डेट रह सकते हैं आप कंप्यूटराइज्ड के अंदर। रियल टाइम यूज़र इंटरफेस, तो अगर हम रियल टाइम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो बहुत सारी जो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके कंप्यूटर से ही लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर वेरियस यूजर्स से अगर आपको इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी चाहिए सेम टाइम पे, रियल टाइम बेसिस पे, तो वो आप इसमें ले सकते हो। फिर आपके आते हैं ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। तो इसके अंदर देखिए ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन में बहुत सारी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, आपके स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, राइट। यूजर डिफाइंड फॉर्मेट होता है उनका, और वो जनरेट करती है रिपोर्ट ऑटोमेटिकली। तो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट जैसे कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, ये सिर्फ आपको एक माउस क्लिक करना है और अपने आप जो है ये रिपोर्ट जो है क्या हो जाएगी, आपको अपडेट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी रहता है, ऑटोमेटेड रहता है। स्केलेबिलिटी, अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करेंगे तो स्केलेबिलिटी में देखिए क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एडिशनल मैन पावर की, कि भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की डाटा को स्टोर करने के लिए वाउचर्स एडिशनल उनको करने के लिए, तो वो बच जाती है। तो एडिशनल को जो कॉस्ट होती है उनको, वो बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर होती है, क्योंकि कंप्यूटर अकेला सारा काम कर लेता है। तो इसलिए जो रिजल्ट होता है वो भी हाईली स्केलेबल होता है। लेजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो डाटा आपको डिस्प्ले होगा ना, वो लेजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो करेक्टर्स जो आप टाइप करोगे स्टैंडर्ड फॉन्ट को यूज करके, और ये हेल्प करता है एरर्स वगैरह को अवॉइड करने में। राइटिंग गंदी होती है जैसे समझ में नहीं आती मैनुअल अकाउंटिंग में, वो सिस्टम यहाँ नहीं रहता। एफिशिएंसी बहुत इसकी अच्छी होती है क्योंकि इसमें आप रिसोर्सेज और टाइम का बेटर यूज कर पाते हो। क्वालिटी रिपोर्ट्स आती है क्योंकि अनटचेबल फीचर्स होता है, कोई यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता डेटा के साथ। एमआईएस रिपोर्ट, एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है, रियल टाइम प्रोडक्शन होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट की मॉनिटर और कंट्रोल करने में बिजनेस को एक इफेक्टिवली तरीके से, राइट। जो डेटर है, डेटर के एनालिसिस भी वो आपको क्या इंडिकेट करेगी, कोई डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटीज को तो नहीं है, और साथ ही साथ डेट्स की कंसंट्रेशन और उसका इम्पैक्ट जो है बैलेंस शीट पे, ये सब। फिर आती है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करती है यूजर्स को कि वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं इस तरह से कि उसे जो है कोई फिजिकल स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हार्ड डिस्क, एक छोटी सी हार्ड डिस्क में आप इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। एग्री? फिर आता है मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की ज़रूरत होती है, जो कि उनको ये फील करवाता है कि उनकी वैल्यू कितनी है, ये उनको मोटिवेट भी करता है, उनका इंटरेस्ट भी आता है जॉब में। हाउएवर हो सकता है इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी आए, क्योंकि हो सकता है जो मैनुअल वाले हैं उनको स्विच करना पड़ जाता है कंप्यूटर सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। अब आती है कुछ एक लिमिटेशन। आपको पता है अगर आपकी एडवांटेज है कोई चीज़ तो उसकी लिमिटेशंस भी होती है। तो लिमिटेशंस क्या है आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले आती है आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो जो सोफिस्टिकेटेड जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज जो है उसको स्पेशलाइज्ड स्टाफ पर्सनल की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से जो ह्यूज ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है ना, हार्डवेयर को समझने में, सॉफ्टवेयर को समझने में, तो वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट लग जाती है। तो ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग की कॉस्ट इसकी हाई आती है। स्टाफ अपोजिशन, अब देखिए मैनुअल वाला सारा काम अब क्या करने लग गया, कंप्यूटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ था अब उनको डर है कि उनको निकाल दिया जाएगा,
राइट, या तो उनको निकाल दिया जाएगा या उनको कंप्यूटर की सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो उस वजह से वो उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसको मना करते हैं। देन डिसरप्शन, डिसरप्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्विच करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसको बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वर्क टाइम जो है वो हो जाता है, मतलब वर्क टाइम का बहुत लॉस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर चेंज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अकाउंटिंग स्टाफ जो है उसको अडेप्ट करना पड़ता है नए सिस्टम और प्रोसीजर को, वो भी कम टाइम के अंदर। सिस्टम फेलियर, कई बार अगर मान लीजिए अकाउंटिंग सिस्टम जो आपका कंप्यूटर है क्रैश हो गया, सारी फाइलें उड़ गई, कोई वायरस आ गया जिसको कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए और उसका कोई एंटीवायरस भी नहीं बना हुआ, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, तो सारा का सारा आपका डेटा सब खत्म हो जाएगा, आप उसे जो है दोबारा से नहीं उसको वापस ला पाओगे। इनएबिलिटी टू चेक अनएंटिसिपेटेड एरर, मान लीजिए कंप्यूटर लैक कैपेबिलिटी, अब आपको पता है कंप्यूटर जो है उसका आईक्यू लेवल नहीं होता, उसमें खुद का दिमाग नहीं होता, उसे जो बोलोगे वो करेगा, ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसकी लैक कैपेबिलिटी होती है जज करने की, तो वो कोई अनएंटिसिपेटेड जो एरर होगा जैसे जो ह्यूमन बीइंग कमिट कर पाता है वो नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेक्ट एंड चेक करेगा एरर को, नॉन सिर्फ नॉन और एंटिसिपेटेड एरर को ही वो चेक करेगा, कोई अननोन को वो चेक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं ना उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, और कोई डेटा की ऑल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं बिना किसी के नोटिस में आए। कहने का मतलब आजकल हैकिंग का सिस्टम है ना, तो हैकिंग बहुत इजीली हो जाती है, और रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना एक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में वो एक बार में ही पता चल जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में कोई करता है तो उसको आप जल्दी से कैच भी नहीं कर पाओगे। तो जो फ्रॉड एंड एम्बेजरमेंट जो होती है वो यूजुअली जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कमिट की जाती है, डाटा और प्रोग्राम्स को ऑल्टर करके या हैक करना पासवर्ड को, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका डेटा जो है आपकी सिक्योरिटी को हार्म पहुंचता है, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में होती है। फिर आता है इल इफेक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है सारा सारा दिन अगर कंप्यूटर पे बैठे रहोगे तो आईज पेन करेगी, मस्कुलर पेन्स करेगी, बैक में पेन होगा, आई स्ट्रेन है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट आपका आता है सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा जितना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी देख लीजिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अक्वायर करने से पहले, कि अकाउंटिंग जो एक्सपर्टाइज जो होते हैं पीपल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग के वर्क के लिए। पीपल्स हो गए जैसे कंप्यूटर नहीं, पीपल्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत है ना वो दो सिचुएशन में राइज होती है, एक तो कब, जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, और सेकंड जब करंट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है उसे रिप्लेस किया जाएगा नए वन से, उसकी चेंजिंग नीड्स को देखते हुए। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग पैकेज। तो देखिए हर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है कोई अकाउंटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए और रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए, तो इसी पर्सपेक्टिव के लिए जो अकाउंटिंग पैकेज जो है ना उसको फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, रेडी टू यूज पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेज एंड टेलर्ड पैकेज। तो देखिए चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं ये क्या क्या है आपके। रेडी टू यूज पैकेज या रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नाम से कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा ये बने बने बनाए होते हैं आपको, मतलब ये रेडी होते हैं इसको डायरेक्ट यूज करने के लिए। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये आपके जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, जहाँ पर आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बार बार होती है वो फ्रीक्वेंसी या फिर जो वॉल्यूम है आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का वो बहुत कम रहता है, मतलब बार बार रिपीटेशन इतनी नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है ये सबसे ज्यादा आपका यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो बहुत कम होती है सबसे पहली बार, एंड जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो भी लिमिटेड होंगे, क्या होंगे, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम होगी और नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड होंगे। तो जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होगा
वो बहुत ईजियर होता है सीखने के लिए, एंड पीपल जो अडेप्टेबिलिटी होती है, जो पीपल उसको यूज करने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अब अगर इजी है, इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कम है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक भी तो होगी ना। इसकी सिक्रेसी जो है वो बहुत लो होती है, सिक्रेसी इसकी नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर जो है डेटा फ्रॉड होना सब आम बात होती है इसके अंदर। ट्रेनिंग भी इसकी बहुत सिंपल सी होती है। तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ही लिटिल स्कोप प्रोवाइड करते हैं अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लिंक करने का। तो बेसिकली रेडी टू यूज जो होते हैं वो आपके कन्वेंशनल अकाउंटिंग या फिर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, जहाँ पर बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, और बार बार कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो इसीलिए तब उस केस में आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर को ही यूज करते हो। नेक्स्ट आपका आता है कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कुछ एक जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है यूज़र की, उसको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी यूज़र रिक्वायरमेंट को पूरा करे या ना भी करे। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, जैसे स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर मान लीजिए कट सेल्स वाउचर कंटेन करता है और इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो एक सेपरेट ऑप्शन है। हाउएवर अगर हम यूज़र की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसको इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो इमीडिएटली अपडेटेड चाहिए, एंट्री ऑफ सेल वाउचर पे, एंड रिपोर्ट्स भी प्रिंटेड। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आप वो नीड्स टू बी कस्टमाइज, जो सॉफ्टवेयर होगा फिर उसे कस्टमाइज की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली ये कहाँ पर सुटेबल होता है, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा वो आपका लार्ज और मीडियम बिजनेसेस के लिए ही सुटेबल होगा, एंड इसको आप अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ भी इससे लिंक कर सकते हो। इसकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होगी या जो मेंटेनेंस होगा वो भी आपका हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, हाई कॉस्ट पे की जाएगी वेंडर को उसके कस्टमाइजेशन के लिए। और बेसिकली कस्टमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें मॉडिफिकेशन और एडिशन जो है सॉफ्टवेयर के कंटेंट्स को, वो इसमें इंक्लूड होता है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो भी इसमें यूज होती है, ठीक है। देन आपका आता है टेलर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो होता है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली बिल्कुल कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब मैंने कोई डिमांड की और उस डिमांड पे इसको बनाया जाता है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें मल्टी यूजर्स होते हैं और जियोग्राफिकल स्कैटर्ड इसकी लोकेशंस होती है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है यूजर्स को देने के लिए। और जो टेलर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं इसको डिज़ाइन किया जाता है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है यूजर्स की उसको पूरा करने के लिए, एंड ये जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब अगर हम बात करें सिक्रेसी और ऑथेंटिसिटी जो है वो भी आपकी क्या है इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी बहुत हाई लेवल की। यहाँ देखिए आपको जो है इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे से इसके डिफरेंसेस बता रखे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो रेडी टू यूज के लिए बहुत स्मॉल और कन्वेंशनल बिजनेस होता है। कस्टमाइज लार्ज के अंदर यूज होता है और टेलर लार्ज और टिपिकल बिजनेस में यूज होता है। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट या मेंटेनेंस की बात करें तो रेडी टू यूज में बहुत कम आती है, उसमें रिलेटिवली हाई आती है थोड़ी सी, जबकि टेलर में बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सिक्रेसी की बात करें तो रेडी टू यूज में बहुत कम होती है सिक्रेसी लेवल, कस्टमाइज में उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा और उसमें भी ज़्यादा। नंबर ऑफ यूज़र और इंटरफेस की बात करते हैं तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत लिमिटेड ही नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं। कस्टमाइज्ड जो होते हैं उसमें स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नंबर यूज़र होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही होंगी। और टेलर्ड के अंदर तो अनलिमिटेड यूज़र्स होते हैं। अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लिंकेज की अगर बात करते हैं तो रेडी टू यूज़ के अंदर बहुत रेस्ट्रिक्टेड ही होता है लिंक करना, जबकि कस्टमाइज के अंदर आप कर सकते हो और टेलर्ड के अंदर भी कर सकते हो। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर की अडेप्टेबिलिटी, अगर हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं कि उसको कितने ज़्यादा लोग जो है फ्रीक्वेंटली इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो रेडी टू यूज़ की अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको अडेप्ट करते हैं। और कस्टमाइज्ड की रिलेटिवली हाई होती है, और टेलर्ड जो होता है उसकी तो स्पेसिफिक होती है, जिसको चाहिए वो इसे यूज़ करता है। देन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इसके अंदर बहुत कम होती है, जबकि कस्टमाइज में मीडियम और टेलर्ड के अंदर ट्रेनिंग आपको बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट आते हैं दैट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग से पहले
क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग मतलब आप कहाँ से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है सोर्स करते हो, लेते हो, स्रोत क्या क्या होंगे आपके। तो उसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखना होगा। तो सोर्सिंग करने से पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखना होगा कि जो डेटा एंट्री और जो एबिलिटी और जो डिज़ाइन होगा अलग अलग रिपोर्ट का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कैसी चाहिए, कि उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वो यूज़र्स को और सॉफ्टवेयर के बीच में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है भी या नहीं है, कि अगर अकाउंटेंट जो है वो स्विच करना चाहे इन दोनों के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के बीच में, तो वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, कि उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, मेंटेन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उसके बेस पर ही आप जो है डिसाइड कर पाओगे कि आपको जो है उसको कौन से वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग करनी है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो देखिए आप फिर ऑटोमेटिकली अपना जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग करोगे, अदरवाइज आप दूसरे की करोगे। तो जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का और जो वॉल्यूम है वो भी अफेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर की चॉइस पे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनपीओ हो गए, तो वहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है, तो वो सिंपल या सिंगल यूजर ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जबकि लार्ज के अंदर आपको मल्टी यूजर ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। ईज ऑफ अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड, उसको अडॉप्ट करना ईजी है या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी यूटिलिटीज़, एमआईएस रिपोर्ट, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो वो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी जो है कंसीडर करेंगे कि एमआईएस रिपोर्ट और जो डिग्री टू विच दे आर यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जा रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करेंगे सॉफ्टवेयर के एक्विजिशन को। जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर जिसको कि सिंपली प्रोड्यूसिंग फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो आपके रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होंगे, जबकि अगर हम बात करें जो कि कोस्ट रिपोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको कस्टमाइज करवाने पड़ेंगे, तो वो रिपोर्ट भी देखी जाएगी। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीक्रेसी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सीक्रेसी का लेवल कैसा चाहिए। अगर आपको बहुत ही हाई सीक्रेसी चाहिए तो आप जो है जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इनकी तरफ जाओगे। और अगर आपको सीक्रेसी लेवल मतलब सो चाहिए या नहीं चाहिए बिल्कुल, तो आप जो है अपना रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको भी यूज कर सकते हो बजाय कि टेलर्ड सॉफ्टवेयर के। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग डेटा फैसिलिटी, अब जो बात आती है डेटाबेस को ट्रांसफर करने की अदर सिस्टम या सॉफ्टवेयर में, वो भी क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ज़रूरत हो अगर ट्रांसफर करने की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली लेजर से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जैसे लॉटस हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको अलाउ करे कि हाइजीनिक हो, अनटच्ड डेटा ट्रांसफर हो। तो ये भी आपको चेक करना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है डेटा की फैसिलिटी में वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वायरस डिटेक्शन वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसे ज़रूरत होगी कि वो लिंक करे एमआईएस सॉफ्टवेयर से ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ रेडी टू यूज जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल तो है, लेकिन वो सिर्फ एमएस ऑफिस मॉड्यूल तक ही अवेलेबल है। जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल सिर्फ मतलब माइक्रोसॉफ्ट तक ही आपकी एबल है। जबकि जो टेलर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अदर सब कंपोनेंट्स के साथ भी। वेंडर की रेपुटेशन एंड कैपेबिलिटी, तो अनदर इम्पोर्टेंट जो कंसिडरेशन आपको रखना है वो क्या है, रेपुटेशन और कैपेबिलिटी जो है वेंडर के बारे में। ये भी डिपेंड करेगी कितनी लोग जो है वो वेंडर बिजनेस के अंदर है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है, and whether they are other user of the software and extent of the ability of support mechanism outside the premises of vendor। तो ये टोटली डिपेंड करेगी कि वेंडर जो है वो आपका कितने टाइम से मार्केट में है, उसकी एक्चुअल में रेपुटेशन कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी इस पर डिपेंड करेगी और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें रेडी टू यूज़ चाहिए, हमें कस्टमाइज चाहिए या हमें टेलर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका कवर होता है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है आपका नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है। ये आपके कुछ एक अपेंडिक्स दे रखे हैं और नथिंग एल्स, बस यहाँ पे आपकी ये खत्म होती है आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग एंड कैप वाले टॉपिक। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।